और उसके बाद से बहुत लंबा समय रहा। मैं 2000 सांसद बना, यहीं से बना। 2011 तक मैं सांसद था क्योंकि मुझे विधानसभा में जाना था, इसलिए मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। 2012 तक मैं सांसद था। उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ। तो लगभग 12 साल में सांसद रहा हूँ और 12 साल दूर रहा। चाहे मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। चुनाव के समय पर या और किसी सुख दुख में या किसी कारण किसी कार्यक्रम में आना होता तो हम लोग आते थे। मैं ये सोचता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के लिए और ख़ासकर जो नेता राजनीति करते हैं उनके लिए हर इलेक्शन उनके लिए एक परीक्षा होती है। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे जाना ही है चुनाव में तो मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं, जिन लोगों ने मुझे कभी इतना बड़ा सम्मान दिया हो। और उस दौर में जब नफ़रत की राजनीति हो रही हो और नकारात्मक राजनीति हो रही हो, तो मैं यहाँ के कन्नौज के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से कन्नौज की पहचान है दुनिया में खुशबुओं की, सुगंध की, वो मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार भरी सुगंध, और जिस लिए कन्नौज जाना गया क्योंकि यहाँ कारोबार है और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या और धर्म का कोई ईसाई, या किस जाति का कौन है, किस जाति से जाति का कौन है, लेकिन यहाँ का सुगंध और सुगंध का कारखाना और कारोबार लोगों को जोड़ता है। इसलिए मैं यहाँ के कन्नौज के लोगों के बीच में आया हूँ। जो मोहब्बत जो कन्नौज की पहचान रही है, जो यहाँ के लोगों के मन में है, दिल में है, और जिसको फैलाने की जिम्मेदारी हम सब की है, मैं वो दौर दोबारा लौटाना चाहता हूँ। वो सकारात्मक, वो मोहब्बत की खुशबू, सुगंध और वो भाईचारा। साथ ही साथ बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन यहाँ की जनता और ख़ासकर गरीब किसान और एक एक नौजवान जानता है कि यहाँ का विकास रोका है कन्नौज का। जिस हाईवे पे हम लोग चलते हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये कभी खेत थे। ये बहुत वे साइड एमिनिटी बनी है। ये केवल चलने वालों के लिए तो बनी ही बनी है, लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर आएँ, ट्रक ड्राइवर अगर पार्क कर करके अपने थोड़ा समय गुजारना चाहें या उनको कोई और परेशानी हो, उसका समाधान ढूंढना चाहें, तो उसके लिए भी जगह अलग से बनाई है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग चर्चा ये करते हैं कि जो ट्रक वाले जो चलते हैं उनके लिए जगह क्यों नहीं बनती है। मुझे याद है दुनिया के जो दूसरे देश मैंने देखे, जब मैं वहाँ देखता था कि वे साइड एमिनिटी कैसी होती है, तो कम से कम वहाँ देख कर के आया और सीखा मैंने, और उसके बाद उसको ज़मीन पर उतारा। चाहे यहाँ ट्रक ड्राइवर हो, चाहे चलने वाले आने वाले लोग हों, ये लोगों के लिए तो है ही है। शहर जोड़ता है, गांव जोड़ता है, हमारे कारोबार को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली राजधानी और लखनऊ को जोड़ता है। वो चांदनी चौक और वो अमीनाबाद, उसको जोड़ता है, और अमीनाबाद से लेकर के आपका ताजमहल को जोड़ता है। तो हर काम वो किया है जो संस्कृति का है, मिली जुली संस्कृति का है, भाईचारे का है, मोहब्बत का शहर को जोड़ता है। इसलिए हाईवे, और मैंने कई बार कहा, उसकी नकल दिल्ली वालों ने भी की। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, उनके भाषण निकाल लो और हमारे भाषण भी निकाल लेना। आप तो सब जागरूक और समझदार लोग हो। हम लोग ये कहते थे इस हाईवे को लेकर के कि अगर आप रफ्तार बढ़ा दोगे तो कारोबार बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। तो ये जो काम करके दिखाया हाईवे से, ये खेत, किसान, गांव, शहर सबके लिए तो है ही है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। और ये ऐसा हाईवे है जिसमें हवाई जहाज आप उतार सकते हो इमरजेंसी में। और अभी कुछ दिन पहले मिराज, सुकोई और हरकुलस जैसे एयरफोर्स के भारी विमान इस पर उतरे थे। इससे पहले भी कई बार उतर चुके हैं। तो डिफेंस के लिए भी इमरजेंसी के समय पर और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी देश को, उसके लिए देश का हाईवे तैयार है। इसकी नकल करने की कोशिश तो की NHAI ने, कहा था कि हम 30 से ज़्यादा ऐसे हाईवे बनाएंगे। और ये आप ऑन द रिकॉर्ड देखिएगा, आर्काइव में देखिएगा, जो अपने आप को कहते हैं सबसे अच्छे हाईवे बनाए जिन्होंने। मैं उनकी तारीफ़ भी करता हूँ कि उन्होंने हाईवे सच में बनाए हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादियों ने जो डिज़ाइन दी थी एक्सप्रेसवे को, कम से कम NHAI ने उसके बाद फॉलो किया है।
और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए आप कि जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाया हो और जिस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद बीजेपी को जिताए हों, दिल्ली वालों ने एक भी एक्सप्रेसवे दिल्ली के बजट का नहीं दिया। महाराष्ट्र को मिल गया, गुजरात को मिल गया और प्रदेश को मिल गया, लेकिन जिस प्रदेश ने सरकार बनवाई उस प्रदेश को नहीं मिला एक्सप्रेसवे, दिल्ली का बजट। आखिर क्यों ये भेदभाव क्यों हुआ उत्तर प्रदेश के साथ? केवल हाईवे में नहीं बल्कि और चीज़ों में भी अगर देखेंगे तो भेदभाव हुआ है। जब ये लखनऊ वाले यूपी वाले प्रधानमंत्री बनाते हैं तो यूपी वालों के साथ भेदभाव क्यों? फिर नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के कारोबार ठप हो गया, लोग बर्बाद हो गए। और अब तो बात खुल गई है कि जितना चंदा बीजेपी ने वसूला है उसको चंदा बोलना भी गलत है। चंदा तो हम जैसे लोगों को मिल सकता है जो विपक्ष में हैं, जो किसी का गला नहीं दबा सकते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। तो अगर विपक्ष को कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं तो वो चंदा है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरह लिया है पैसा, ये वसूली है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। ये कहते हैं कारोबार बढ़ा है। आप सोचिए, इतनी आबादी हमारी है, इनकम टैक्स के लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। और फिर जिन से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है उनको खुली छूट बीजेपी ने दी है कि जीएसटी में लूट करो। और उसका परिणाम ये है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार का सवाल तो है ही है, लेकिन महंगाई का भी सामना हमें करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने उन तमाम कंपनियों से चंदा लिया है जो जीएसटी देते हैं। जीएसटी की बिना हेरा फेरी करे वो मुनाफा नहीं कमा सकते। कैसे मुनाफा कमाएंगे? और अगर उन्होंने मुनाफा कमाया होगा तो क्या जनता क्या पैसा नहीं लगा होगा, लिया होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो तो जनता ही को देना पड़ेगा। तो जो कंपनियां हैं वो गुड्स और सर्विस वाली कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है। तो मेरा मानना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं वो महंगाई का भी कारण है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है, बैंड बज चुका है। और जनता ये मान गई है, जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। जिस तरह थाली और ताली बजवाई थी उसी तरह लोगों को गारंटी की घंटी दे दी है। इनकी हर बात झूठी है, इनके झूठे वादे हैं, इसलिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिला, इतने लाखों लाख दिल्ली में आपके पद खाली हैं, आपने भरे नहीं। इनकी नीयत और मंशा ये है कि नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और क्योंकि आरक्षण न देना पड़े इसलिए नौकरी सबकी खा गई ये लोग। और फिर यूपी का तो इससे ज़्यादा बड़ा कमाल की बात है, जहाँ पर पेपर लीक होते हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर न जाने कितना क्या क्या कहते हैं, उन्हीं की सरकार में पेपर लीक हुए। और ये सरकार अगर जब पहला पेपर लीक हुआ था उस समय ही जाग जाती, सख्त हो जाती, तो शायद 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाता। और 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने छीना है, नौकरी नहीं दी। 60 लाख और उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें तो 3 वोट अगर हम मान के चलें, 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभा से, तो ये बनता है जाकर के 2,25,000 वोट, जो हर लोकसभा में कम हो गया है। इसलिए मेरा मानना है 79 सीट पर बीजेपी हार चुकी है। हारेगी नहीं, हार नहीं रही है, हार चुकी है। एक पे केवल लड़ाई है। इसीलिए इन लोगों का आपने देखा होगा चुनाव का भाषण बदल गया है, वो रुझान बता रहे हैं। ये जो भाषण बदला है ये रुझान बता रहा है कि चुनाव में कैसी हार होने जा रही है। 400 पार मतलब वाला भाषण बदल गया। 400 हार, सीट का नाम तो बता, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग आकलन करें। अच्छा अखिलेश जी, आप तो कन्नौज से लड़ रहे हैं, आप तो मैदान में हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो एलाई हैं कांग्रेस पार्टी वो भी रायबरेली और अमेठी से चुनाव में आए? देखिए, मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है जो आपकी और हमारी बातचीत हो रही है कि बहुत से दलों पे अब दबाव बनेगा। और स्वाभाविक है, राजनीति में अगर इलेक्शन आया तो हम सबको लड़ना चाहिए। अच्छा अखिलेश जी,
लेकिन मैं किसी दल के बारे में नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी को आप एडवाइस नहीं, मैं एडवाइस नहीं कर, अगर मुझे एडवाइस भी करना होगा तो अब तो हम अलायंस में हैं, जी हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों जगह विधायक हैं। 2 विधायक चोरी हो गए हमारे, कई विधायक चोरी हो गए। सोचो, बीजेपी की चोरी भी दे दो, क्या ईमानदार बनते हैं ये लोग। हमारे विधायकों की चोरी कर ली, और क्या चोरी की कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। क्या लोकसभा का टिकट मिल गया उनको? ये तो सबने जाना लोकसभा का। मुझे पता लगा है कि रात में ये लोग एक गाड़ी में बैठ करके कई बिल्डरों के फ्लैट देख रहे थे कि कौन सा फ्लैट हमें अच्छा लग रहा है, हमें मिलना चाहिए। तो मिल गई, वो दिख रही है, लेकिन रात का किसी ने नहीं बताया कि रात में गाड़ी में बैठ करके कोई है बिल्डर, उसके फ्लैट वगैरह देखने गए थे कि कौन से अच्छे हैं जो ले लिए जाएं। और मैं आज कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब हम कह दिए, अब हम आप लोग बातचीत में ओपन कर दिए हैं, वो अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो उधर चले गए वो हमारे भी थे। जब सरकार हमारी बन जाए तो हमसे सूची ले लेना कि किसने कौन सा फ्लैट मांगा था। आपको लगता है अगर वो दोनों चुनाव लड़ते हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं तो आपके कार्यकर्ताओं में जोश आया, अगर वो दोनों भी लड़ते हैं तो अलायंस के लिए बेहतर होगा? देखिए, मैं किसी दूसरे दल को एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि चुनाव है और अगर किसी के लड़ने से बीजेपी घिर सकती है तो हमें बीजेपी को घेरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की कई तरह की बेईमानियाँ हैं। बीजेपी की जो ताकत है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिखाई दे रही है। सोचो कितना है उनके पास, धन दौलत कितनी होगी। हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, दूसरों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। आप हाईवे पे हमारे चले हो, आप बुंदेलखंड में चढ़ लो, आप पूर्वांचल पे चढ़ लो, आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचारी कौन है। और फिर बीजेपी तो गोदाम बन गई है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के। आजकल लॉजिस्टिक पार्क और वो जो होते हैं गोदाम का बड़ा अच्छा कारोबार है। दिल्ली के आसपास देखोगे बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, लोग वहाँ पर महीने का पैसा कमा रहे हैं। तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों का और जितने भी अपराधी उनका गोदाम बन गई है। मैं सेकेंड फेज़ के सभी मतदाताओं से कहूँगा कि बीजेपी को हराओ। लोकतंत्र बचाना है तो अपने वोट से बचाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें हक दिलवाता है। संविधान हमारा मान सम्मान है, संविधान हमारी संजीवनी है। यही संविधान है जो हमारे जीवन को बदलाव में हमारा सहयोग करता है। इसलिए अगर ये संविधान चला गया तो हमारे सब अधिकार छिन जाएंगे। हमारा देश क्या बचेगा बिना लोकतंत्र, बिना संविधान के। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को एक ही रंग से रंग देना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे आप विधानसभा में, अब विधानसभा का क्या? विधानसभा चलेगी। नहीं, मैं था तब भी विधानसभा थी, आज भी विधानसभा है। विरोध का सबसे मुखर स्वर आप रहे वहाँ पर। लेकिन मैं दुर्भाग्य ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बताते ही नहीं थे। हम पूछते थे 46 में 56 कौन सी सूची है, मैं बोल बोल के थक गया, आज तक नहीं बताया उन्होंने। और सोचिए, केवल एक्सप्रेस वे में नहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ, यूपी के साथ बिजली को लेकर भी भेदभाव हुआ है। जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली देने की बात हुई 24 घंटे, तो उस समय लालजी टंडन जी और श्याम राव देव चौधरी जी जो विधायक थे बनारस के, वो सब भूख हड़ताल पे बैठे थे। जब मिले आके मुझसे, मैंने कहा आज ही 24 घंटे बिजली कर दूंगा। लेकिन आप दिल्ली से यूपी का बिजली का कोटा बढ़वाइए, आज तक ना उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा और ना ही इनकी सरकार ने एक भी बिजली का कारखाना लगाया। और हमारे मुख्यमंत्री तो कारखाने का नाम भी नहीं लेते हैं। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बना था, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और आपको भी इस बात के लिए कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सब स्टेशन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में काम, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में काम, सबसे ज़्यादा जनरेशन का काम अगर हुआ था तो समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये माना जाए कि आप विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे यहाँ से चुनाव जीतने के बाद? ये कोई बात सोचने की है? फिर लौट के आएंगे विधानसभा 27 में। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सर आपके ऊपर। लीजिए, पीएम को क्या कटाक्ष है अलायंस के ऊपर, कह रहे हैं कि इनके अलायंस के बाद 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे, हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेंगे। जो एक है उससे तो अच्छा होगा, जितने भी होंगे हमारे 5, 6, 1, 2। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब कभी भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, यहाँ की जनता ने
वोट भी दिया है और प्रधानमंत्री भी अच्छे दिए हैं। तो सवाल ये नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल ये है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव भी हो सकते हैं वो चेहरा? देखिए मैं तो कार्यकर्ता बहुत कह रहे हैं। नहीं, मेरे कार्यकर्ता भी कहेंगे और जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो भी हो सकता है दबे मन से कहें कि हाँ इनको बन जाना चाहिए। और आपको बता दूं, ये हाईवे अगर किसी ने बनाया हो हमसे अच्छा तो बता दीजिए आप। जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, अभी आप लोगों के चैनल में अखबारों में बहुत चला और लिखा गया कि प्रधानमंत्री जी और बिल गेट्स के बीच में बहुत सी बातचीतें हुई और बहुत सी बातें हुई भी, लेकिन एक बात जो अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि डिजिटल डिवाइड में वो भारत और भारत के लोगों को सहयोग करेंगे। डिजिटल डिवाइड पे अगर सबसे पहले किसी ने काम किया तो वो समाजवादी लोग थे जिन्होंने लैपटॉप बांटा, और मैं आज भी कहता हूँ कि हर गांव में लैपटॉप दिखाई दे रहा है। और अमेरिका के गूगल करिएगा आप कि कुछ शहरों में अब लैपटॉप वहाँ की सरकार फ्री दे रही है गरीब बच्चों को, इसलिए कि उनके बच्चे भी बराबर पढ़ सकें। और जब ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई थी या ऑनलाइन हम कोरोना में रहे तो संपन्न लोगों को तो मौका मिल गया, उनके बच्चे तो अच्छा पढ़ लिए क्योंकि उनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, लेकिन गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाए थे। तो ऑनलाइन या इस तरह की चीज़ों के लिए समाजवादियों ने बहुत करके दिखाया है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समाजवादियों का काम तो दुनिया में धूम मचा रहा है। तो सपने तो सभी के हो सकते हैं, लेकिन वो तो गिनती बनाती है। लेकिन हमें अच्छा ये है कि गुजरात से लोग चल कर के यूपी आए थे, प्रधानमंत्री तब बने थे। तो यूपी तो प्रधानमंत्री बनाता ही है। अगर गुजरात से बन रहा होता कोई तो यूपी क्यों आता कोई? तो यूपी की ये है जगह तो है, और वो भी गंगा के किनारे हम लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, तो माँ गंगा भी हम लोगों का सहयोग करेगी। हैं? देखिए ये सब वो बातें हैं ध्यान हटाने के लिए। अच्छा, जो लोग, आप खुद सोचिए एक बार, जो लोग दूसरों को परिवार पे जाने कितना आरोप लगाते हैं, उन्हें क्या लेना देना है इन चीज़ों का? ये एक महिला के लिए, एक परिवार की सदस्य के लिए और खासकर पत्नी के लिए और भारत जैसे देश और हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है। कुछ हमारे ऐसे इमोशनल इश्यूज़ हैं, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। और बीजेपी के लोग छेड़ रहे हैं अगर, तो कोई ना कोई उनकी नीयत ऐसी है इसके पीछे कि लोग इस बहस में उलझ जाएं, इस बहस में उलझा दें उन्हें, ये जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उन्हें क्या से लेना देना? हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना? बीजेपी के बहुत सारे लोग, उन्हें क्या लेना देना इस बात से? वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान हट जाए। सर, शरिया कानून भी लाने जा रहे हैं आप, 80-20 की भी बात हो गई मंत्री ने। देखिए शरिया कानून आप जानते हो, हमारे और साथी जानते होंगे, ठीक है, लेकिन हम तो नहीं जानते ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये देश जो है मिली जुली संस्कृति का है। यहाँ हमने एक दूसरे से सीखा है। जब विवेकानंद जी शिकागो गए तो शिकागो में उन्होंने कहा कि जो हमारा धर्म है वो हमें टॉलरेंस सिखाता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिखाता है। तो जो धर्म इतना रिच हो, जो रिलीजन इतना रिच हो, जिसको विवेकानंद जी केवल 2 चीज़ कही उन्होंने शिकागो की अपनी फेमस स्पीच में, कि हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, धैर्य सिखाता है, हमारा धर्म यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को सिखाता है। और यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, पहनावा है, खाना है, बोलचाल है, बातचीत है, वो हमारी कब हिंदी से दूसरे में मिल गई, दूसरे से कम अब एक्सेप्ट कर ली। तो ये इसीलिए मिली जुली संस्कृति है। इधर गंगा है, इधर यमुना है, तो यही गंगा यमुना मिली जुली संस्कृति हमारी है। और केवल खाना पीना कपड़ा पहनावा नहीं, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारा आर्किटेक्चर है। और फिर जहाँ से ये बात ठीक कह रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, एक चीज़ नहीं बोली, लेकिन उसी धर्म के लोगों ने जो चीज़ बनाई, उस जगह बैठ करके सोचो देश के लिए कितना झूठ बोला गया लाल किले से। सोचिए, ये तो बहुत छोटी बात कही है कि ये कानून लग जाएगा या ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्हीं जो किला है
लाल किला, वहाँ पर खड़े होकर कितनी झूठ बोला गया बताइए आप। झूठी बातें, झूठे वादे लाल किले से हुए, इसलिए जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, आज मोदी जी फिर यूपी में थे और भाषण किया, बात किया, उन्होंने कहा कि दोनों लड़के यानी आप राहुल गांधी की जो दोस्ती है उसका आधार तुष्टीकरण है और आप ओबीसी की बात करते हैं, पीछे से ओबीसी की खाई। देखिए, हम मनमर्जी तो नहीं करते, हम मनमर्जी तो नहीं हमारे अंदर है। हम मन की बात करते हैं तो नहीं है, लेकिन हम संविधान की बात तो करते हैं ना। हम मनमर्जी हैं और न हम आत्म तुष्टीकरण करते हैं। हमारे अंदर कोई आत्म तुष्टीकरण नहीं है और ना हम मनमर्जी लोग हैं। अगर आपने कुछ अच्छा कहा तो हमें अच्छा लगा तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हम मन की बात नहीं करते, हम लोग संविधान की बात करते हैं। तो ये फर्क तो होगा ही ना, क्योंकि हम आत्म तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्म तुष्टीकरण में खुश हैं, अपनी मनमर्जी में खुश हैं। आपको नोटबंदी का कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये किसका फैसला था? इसलिए हम आत्म तुष्टीकरण के शिकार नहीं हैं, हम मनमर्जी के शिकार नहीं हैं, हम मन की बात के शिकार नहीं हैं। हम संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात। और जो लोग कहते थे सबका साथ, वो तो भाषण से नज़र आ गया ना, क्या है सबका साथ। अगर आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो आपका जो सबसे पहला शब्द है नारे का, वो ख़त्म हो गया ना। सबका साथ कैसे आप, जो आपने राजस्थान में भाषण दिया, लेकिन सबके साथ में इनके साथ ये ज़रूर है कि सब ठग इनके साथ। सर, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने बोला है कि ज़रूरत पड़ी तो वो बीजेपी से भी हाथ मिला सकते हैं। मिलाते क्यों, जाके गले मिलने। सीटें तो मिली हुई हैं, सब देख रहे हैं कि सपा कैसे हार जाए, तो हमें क्या इससे, गले मिलें। और जनता देख रही है सीटों का बदलना, बीजेपी को संतुष्ट करना कि हाँ ये प्रत्याशी ठीक है कि आपको इससे लाभ मिलेगा, उस तरह की संतुष्टि दी जा रही है उस दल से। तो मुझे कुछ कहना नहीं उस दल के बारे में।